आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के उस गहरे आर्थिक संकट की जिसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। ये कहानी है कर्ज की, सत्ता की और उन बेहद मुश्किल फैसलों की जो आज देश के सामने खड़े हैं। तो इस संकट का पैमाना क्या है? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। सोचिए, सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तानी रुपए की कीमत 40% तक गिर गई। 40%। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि आम आदमी की जो खरीदने की ताकत थी वो लगभग आधी होकर रह गई है। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ साफ दिख रहा है। देश के बड़े हिस्सों में घंटों घंटों तक बिजली गुल रहती है। शॉपिंग मॉल्स को जल्दी बंद करने के हुक्म दिए जा रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें हैं और हालात इतने खराब हैं कि आटे की एक बोरी के लिए भगदड़ मच रही है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये इस संकट की गहराई बताता है। देश के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब वो पैसा जिससे जरूरी सामान बाहर से मंगाया जाता है, वो $3 बिलियन से भी कम रह गया है। सबको याद होगा जब श्रीलंका दिवालिया हुआ था तो उसके पास भी लगभग इतना ही पैसा बचा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा कैसे? देखिए, ये कोई एक रात में नहीं हुआ है। इसकी जड़ें दशकों पुराने एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल में हैं जिसे हम कह सकते हैं विदेशी मदद की लत। और ये सवाल बिल्कुल जायज है कि भाई, अगर दशकों से अरबों डॉलर की विदेशी मदद मिल रही थी तो वो पैसा गया कहां? वो पैसा देश को आत्मनिर्भर बनाने की जगह उसे और गहरे संकट में क्यों धकेल गया? चलिए इसी को समझते हैं। इस पूरी पहेली को समझने के लिए ना एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, स्ट्रेटेजिक रेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को जो विदेशी मदद मिली वो अक्सर उसकी गरीबी मिटाने के लिए नहीं थी, बल्कि उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से थी। आसान शब्दों में कहें तो बड़ी बड़ी महाशक्तियां उसे अपने शतरंज के खेल में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने का किराया दे रही थी। और ये जो किराया देने वाले थे वो समय के साथ बदलते रहे। 80 के दशक को देखिए, अमेरिका ने पैसा दिया। क्यों? क्योंकि उसे सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में मदद चाहिए थी। फिर आए 2000 के दशक में, वॉर ऑन टेरर के नाम पर फिर से अमेरिकी मदद आई। और जब अमेरिका ने हाथ पीछे खींचे तो चीन आ गया, सीपीसी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर भारी कर्ज लेकर। मतलब पैटर्न वही रहा, बस चेहरा बदलता गया। लेकिन अमेरिका और चीन के मदद करने के तरीके में एक बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिकी मदद एक तरह का रेंट थी जो मिलिट्री सपोर्ट के बदले में आती थी और जिसका बड़ा हिस्सा कहते हैं कि सेना के बड़े अधिकारियों तक ही सिमट कर रह जाता था। वहीं दूसरी तरफ चीन का मॉडल है डेट ट्रैप वाला, मतलब वो ऊंची ब्याज दरों का कर्ज देता है, फिर उन प्रोजेक्ट्स को बनाने का ठेका भी अपनी ही कंपनियों को देता है और अगर देश कर्ज नहीं चुका पाता तो उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई इंसान एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से लोन ले ले। शॉर्ट टर्म में तो लगता है कि मुश्किल टल गई, लेकिन असल में कर्ज का बोझ तो बढ़ता ही चला जाता है ना? बस पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था दशकों से इसी तरह चल रही है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। वो हमेशा से ऐसी खोखली अर्थव्यवस्था बनी रही जो बाहरी मदद और कर्ज की बैसाखी पर चलती है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर इस पूरे सिस्टम का, इस विदेशी मदद के खेल का सबसे बड़ा फायदा किसे मिल रहा था? और कौन है जो असल में पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है? जवाब एक ही है, पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तानी आर्मी के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि उन्होंने कभी कोई जंग नहीं जीती लेकिन कभी कोई चुनाव नहीं हारा। और ये एक लाइन उनकी असली ताकत क्या है ये बताने के लिए काफी है। ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये शायद दुनिया की इकलौती ऐसी सेना है जिसका काम सिर्फ देश की रक्षा करना नहीं है। ये आर्मी बैंकिंग चलाती है, इंश्योरेंस चलाती है, रियल एस्टेट, सीमेंट, अरे यहाँ तक कि बेकरी और आटा मिलें तक चलाती है। उनका बिजनेस एम्पायर हर तरफ फैला हुआ है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण देखिए। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा का परिवार उनके कार्यकाल के दौरान करीब करीब 1270 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया। अब सवाल तो उठता ही है कि आखिर इतनी दौलत आई कहां से? और देखिए, ये सिर्फ किसी एक जनरल की बात नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की बात है। सेना का कंट्रोल पूरी की पूरी इकोनॉमी पर है। देश के बजट का 15% से ज्यादा तो सीधे सीधे डिफेंस पर खर्च होता है। इसके अलावा देश की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनका 1/3 हिस्सा और देश की कुल प्राइवेट संपत्ति का 7% हिस्सा
सेना ही कंट्रोल करती है। तो सवाल ये है कि वो ये दबदबा बनाए कैसे रखते हैं। इसका जवाब है फौजी फाउंडेशन जैसे उनके बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स। इन्हें इनकम टैक्स में भारी छूट मिलती है। अब जाहिर सी बात है, जब एक तरफ ऐसी कंपनी हो जिससे टैक्स ही ना देना पड़े, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी उसके सामने कैसे टिके भी। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कंपटीशन को खत्म कर देता है, इनोवेशन को खत्म कर देता है और आखिरकार देश को आर्थिक तौर पर पीछे धकेल देता है। और ये जो इकोनॉमिक कंट्रोल है, ये सीधे सीधे पॉलिटिकल कंट्रोल में तब्दील हो जाता है। ये एक पूरा चक्र है। इसे समझिए, पहले आर्मी अपनी पसंद का प्रधानमंत्री बनवाती है, फिर वो प्रधानमंत्री आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ा देता है, और अगर कभी वही प्रधानमंत्री अपनी हद से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे हटा दिया जाता है और उसकी जगह कोई नया वफादार ले आया जाता है। हाल ही में इमरान खान के साथ जो हुआ वो इसका सबसे ताजा उदाहरण है। तो चलिए अब वापस आज के संकट पर आते हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ है, एक ऐसे जाल में जहां से बाहर निकलने का रास्ता लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। जो पुराने मददगार थे जैसे अमेरिका और दूसरे देश, वो अब और पैसा देने में हिचकिचा रहे हैं। देश का खजाना मतलब फॉरेन रिजर्व्स वो खाली हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाजा बचता है और वो है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। मगर IMF की मदद कोई खैरात नहीं है। ये एक कड़वी दवाई की तरह है जो बहुत ही सख्त शर्तों के साथ आती है। IMF की मांगे बिल्कुल साफ हैं। पहली, आम जनता को जो बिजली और ईंधन पर सब्सिडी दी जा रही है उसे खत्म करो। दूसरी, सेना के जो हजारों बिजनेस फैले हुए हैं उनका ऑडिट करो, उनका हिसाब किताब सामने लाओ। और तीसरी और सबसे बड़ी शर्त, अपने विशाल रक्षा बजट में कटौती करो। और बस यहीं पर आकर पाकिस्तान एक अजीब सी दुविधा में फंस जाता है। IMF जो समाधान बता रहा है वो थ्योरी में तो बिल्कुल सही है, लेकिन पाकिस्तान की जमीनी हकीकत में लगभग नामुमकिन है। जरा सोचिए, एक चुनी हुई सरकार उस सेना का बजट कैसे काट सकती है जो असल में खुद उसी सरकार को कंट्रोल करती है। हालात इतने बेबस हो चुके हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुद कैमरे पर आकर कहना पड़ा कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, मतलब भिखारी अपनी पसंद नापसंद नहीं बता सकते। ये एक लाइन ही ये बताने के लिए काफी है कि देश अपनी आर्थिक आजादी, अपनी संप्रभुता लगभग खो चुका है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। जब किसी बीमारी का जो एकमात्र इलाज है वही इलाज उस ताकतवर सिस्टम के लिए खतरा बन जाए जो पूरे देश को चला रहा है, तो क्या उस मरीज को यानी उस देश को कभी सच में बचाया जा सकता है?